हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं सुधाकर सिंह स्टडी विद सुधाकर चैनल में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली जो हमारी पीडीएफ क्लास हुई थी, उस अगर पीडीएफ क्लास की बात किया जाए तो उसमें आपने वैदिक काल से संबंधित चीज़ों के बारे में स्टडी किया था, आपने अध्ययन किया था। आज उसी का यह दूसरा टॉपिक है, यानी पार्ट 2 है। ये एंशिएंट हिस्ट्री में अगर हम वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल का पार्ट 2 है, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। यानी कुल मिलाकर के आज इस टॉपिक में हम वैदिक काल के पीडीएफ फाइल पर चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़रूर देखें। इसमें आपके सामने जस्ट मैंने एक नोट्स प्रोवाइड करा रखी है, प्रिंटेड नोट्स है, जो पीडीएफ स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होगी। इसी को पर चर्चा करूंगा। इसमें सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में आपने, अगर हम हिस्ट्री या इतिहास की बात करें, प्राचीन इतिहास में, तो महाभारत और रामायण तक हमने देखा था। एक बार मैं अगर रामायण की चर्चा किया जाए यहाँ पर, तो मैंने आपको बताया था कि इसे आदि महाकाव्य के रूप में भी जाना जाता है, जिसकी रचना वाल्मीकि द्वारा की गई, इसलिए वाल्मीकि जी को आदि कवि के रूप में भी जाना जाता है। साथ के साथ अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए, इसके रचना काल को लेकर के लगातार विवाद बना हुआ है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसका अंतिम जो संकलन है 4वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त काल के कार्य समय में हुआ। इसकी भी रचना प्रक्रिया की अगर चर्चा करें तो 3 चरणों में पूरा माना जाता है। प्रथम चरण में ऐसा माना गया कि 6000 पद हुए, द्वितीय चरण में 12000 पद और तृतीय चरण में 24000 पद इसमें संकलित हुए। रामायण का तमिल में पहला अनुवाद कंबन ने रामावतम या रामायणम नाम से किया। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा, महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, कि रामायण का पहला तमिल अनुवाद किसने किया, तो कंबन ने पहली बार रामायण का आपके तमिल में अनुवाद किया है। साथ में रामायण का अगर बंगला में पहला अनुवाद की बात किया जाए तो कृतिवास ने पहला अनुवाद किया। तो रामायण का बंगला भाषा में पहला जो अनुवाद है वो कृतिवास के द्वारा किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम वैदिक जीवन की बात करें तो वैदिक जीवन में अगर राजनीतिक जीवन की चर्चा किया जाए तो ये याद रखना है कि वैदिक काल जो है, पूर्व वैदिक काल में कबीलाई तत्वों की प्रधानता के कारण जो राज्य व्यवस्था का स्वरूप था वो पूरी तरीके से दिखाई नहीं पड़ता है। यानी अगर यहाँ पर आप देखें तो जो कबीलाई व्यवस्था थी वो वहाँ पर दिखाई नहीं देती है। और वैदिक लोग भारत में विभिन्न कबीलों में विभाजित थे। इन कबीलों को उस समय जन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जन कहा जाता था। बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि वैदिक लोग जो कबीलों में विभाजित थे, उन कबीलों को हम जन के रूप में जानते थे। इसके साथ अगर हम चर्चा करते हैं तो साथ में यह भी ध्यान रखना है आपको कि अगर यहाँ पर चर्चा किया जाए कि भारत जन जो था इस काल का सबसे प्रमुख जन था, यानी कबीला था। और इनका निवास क्षेत्र ऐसा माना जाता है कि जो गंगा और यमुना का क्षेत्र है, खास करके यहाँ पर यमुना और सरस्वती नदी के क्षेत्रों के बीच में इनका क्षेत्र माना जाता था। यानी भरत जन जो कबीला था वो सबसे महत्वपूर्ण था, सबसे इम्पोर्टेंट था। साथ के साथ एक चीज़ याद रखिएगा कि ऋग्वेद में विभिन्न जनों के आपस में संघर्ष का उल्लेख भी हुआ है। खास करके अगर बात करें तो 10 राज्य युद्ध बहुत महत्वपूर्ण हुआ। अब ये बात उठती है कि 10 राज्य युद्ध जो है भरत जन कबीले के बीच हुआ था, और बाकी अगर बात करते हैं तो भरत वंश के राजा सुदास थे उस समय, और दूसरी तरफ 10 अन्य राज्य थे। यानी राज्य का मतलब मेरा तात्पर्य है 10 जन थे, 10 कबीले थे। अब विपरीत में जो 10 कबीले थे उनकी तरफ से अगर देखा जाए तो विश्वामित्र ने एक तरीके से उन्हें उत्साहित किया था युद्ध के लिए। ऐसा माना जाता है कि भरत वंश के राजा सुदास के टाइम पीरियड में जो विश्वामित्र गुरु थे, उन्होंने एक तरीके से कहा जाए कि भरत वंश के राजा सुदास ने उनको हटा दिया था अपने यहाँ से। यानी जो राजगुरु की गद्दी होती है, पुरोहित की गद्दी होती है, उससे हटा दिया था, जिस कारण से वो नाराज़ हो गए थे और उन्होंने यह युद्ध करवाया। तो इस युद्ध में हालांकि अंतिम में जो परिणाम निकला वो परिणाम काफ़ी रोचक रहा कि 10 लोग शामिल होने के बाद भी 10 कबीले एक साथ मिल कर के भी
सुदास को हरा नहीं पाए और राजा सुदास जो भरत जन के प्रमुख थे वो विजयी हो गए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर जनों या कबीलों का जो प्रधान था इसे जनस्य गोपा, गोप, राजन आदि के नाम से भी अभिहित किया जाता, तो एक तरीके से पद दिया जाता था। राजा का पद सीमित संदर्भों में वंशानुगत होने लगा था इस टाइम पीरियड पर अगर बात करते हैं। साथ में राज्याभिषेक की प्रथा का प्रचलन था, यानी राज्याभिषेक होता था, राज्याभिषेक का प्रचलन प्रारंभ हो गया था। अब अगर प्रतिनिधि सभा की बात किया जाए तो पूर्व वैदिक काल में कबीलाई तत्वों की काफ़ी प्रधानता थी और उसमें अगर देखा जाए तो राजा के पास बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं थे, क्योंकि आपको पता है कि सभा और समिति जैसी जो संस्थाएं उस समय कार्य कर रही थी वो पूरी तरीके से राजा पर नियंत्रण कार्य कर रखी थी। एक वह सभी सभा आज के राज्यसभा और लोकसभा की तरह कार्य कर रही थी, तो वो नियंत्रण में था। लेकिन आगे चल करके अगर देखा जाए, यहाँ पर देखें नियंत्रण के लिए आप देखें तो राजा पर यही नीचे की पंक्तियों में लिखा है कि राजा पर नियंत्रण के लिए कुछ सभाएं होती थी जिनमें समिति, सभा, विदथ, गण ये सब होती थी। तो सभा समिति जो बनाई गई थी, जिसका आपके अथर्ववेद में भी उल्लेख है, प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। यहाँ पर अगर चर्चा करें तो सभा और समिति मुख्य रूप से राजा के अधिकारों को नियंत्रण कर रही थी, यह ध्यान रखना है। तो सभा जो थी वो राज्यसभा की तरह थी वर्तमान में, यानी इसका मतलब हुआ कि वहाँ पर वृद्ध प्राचीन समय में वहाँ पर वृद्ध और कुलीन लोग उसमें शामिल होते थे। और ठीक है, और समिति जो थी वो लोकसभा थी, यानी कबीले की आम सभा थी। इसका सर्वाधिक महत्व था, सबसे ज़्यादा महत्व था समिति का, याद रखिएगा, सभा से ज़्यादा महत्व था समिति का, क्योंकि जो समिति थी वो पूरी तरीके से लोकसभा थी, क्योंकि इसी के द्वारा राजा का चुनाव होता था उस समय, यानी राजा का चुनाव कराने का कार्य कर रही थी समिति। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और विदथ जो थी इसके माध्यम से बहुत सारा वितरण है, या एक तरीके से कहा जाए तो जो पैसा रुपया है इन सब पर नियंत्रण करने का कार्य जो है वो विदथ सभा कर रही थी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि विदथ जो है नियंत्रण का कार्य कर रही थी। और साथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि विदथ सभा में स्त्रियां भाग ले सकती थी, यानी स्त्रियों को विदथ में भाग लेने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था, मिला हुआ था। ठीक है, लेकिन अगर हम यहीं से उत्तर वैदिक काल में बात करें तो उत्तर वैदिक काल में विदथ का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, यानी विदथ समाप्त हो गया। और साथ में महिलाओं को किसी भी प्रकार का पार्टिसिपेट या उसमें भाग लेने का जो अधिकार प्राप्त पूर्व वैदिक काल में हुआ था वह समाप्त होकर दिया गया। यानी पूर्व वैदिक काल में जो महिलाएं भाग लेती थी, महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी, वह आपके उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे कम होने लगती है। गण की बात करें तो जो गण था वो भी कुलीन सभा थी, ये सारी सभाएं नियंत्रण करती थी। तो आपको याद रखना है कि पूर्व वैदिक काल में 4 सभाएं कार्य कर रही थी, समिति, सभा, विदथ और गण। विदथ में महिलाएं भी हिस्सा लेती थी। समिति जो है एक तरीके से कहा जाए लोकसभा थी, सभा जो थी वो राज्यसभा थी। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा प्रमुख अधिकारियों में बात करें तो रत्नीन प्रमुख अधिकारी था। ठीक है, और पुरोहित हो गए, ये सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों में माने जाते थे। सेनानी हो गए, ये पुरोहित के बाद आते थे। सैन्य व्यवस्था की अगर हम यहाँ पर चर्चा करें तो सैन्य व्यवस्था कबीलाई व्यवस्था के कारण पूर्व वैदिक काल में स्थायी या नियमित सेना नहीं थी। ठीक है, इस पर भी हालांकि मैंने पिछली क्लास में आपसे चर्चा किया था, पिछली कक्षा में, कि याद रखना है कि किसी भी व्यवस्था में अभी आपको नियमित सेना यानी रेगुलरिटी कायम नहीं की गई, क्योंकि वेतन वगैरह दे पाना थोड़ा सा कठिन हो रहा था और आवश्यकता भी नहीं हो रही थी। ठीक है, क्योंकि जब आवश्यकता होती थी तब सैनिकों की भर्ती कर लिया जाता। एक तरीके से कहा जाए तो शॉर्ट टर्म या एडहॉक बेसिस पे जैसे आज चल रहा है काम, वही वैसा ही कार्य वहाँ पर चल रहा था। तो ये ध्यान रखिएगा। सेनाओं में अगर देखा जाए तो पैदल, घोड़ा और रथ तीनों प्रकार की व्यवस्थाएं संचालित थी। तो उस समय की व्यवस्था में ऐसा कहा जा सकता है कि लोग अपने पास रखते थे, रथ रखते थे, घोड़ा रखते थे, सारी व्यवस्था रखते थे। जब आवश्यकता पड़ती थी तो वो भर्ती हो जाया करते थे और उन्हें उनका उस समय वेतन या खर्च दिया जाता था। कर व्यवस्था की बात किया जाए तो कर व्यवस्था में यानी टैक्स की अगर बात किया जाए तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो है यह
उस समय की जो टैक्स व्यवस्था थी, कर व्यवस्था थी, उसे बलि कहा जाता था। तो बलि का मतलब आज के समय में जो हम किसी भी पशु या अन्य चीज़ की बलि देते हैं, उसकी एक तरीके से हत्या करते हैं, तो उसे बलि मत समझिएगा। यहाँ पर बलि से तात्पर्य है एक तरीके से निश्चित रूप से टैक्स या कर वसूलना। तो उस समय अगर कर वसूलने की बात किया जाए तो कोई दबाव नहीं था किसी पर, या प्रजा द्वारा राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर था, यानी आप जिसकी इच्छा होती थी वो देता था और उसके बदले राजा राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता था। ये सारी चीज़ें होती थी कबीलाई समाज में, यानी जन की व्यवस्था थी, याद रखिएगा। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये चीज़ें बदलती हैं और व्यवस्था परिवर्तित होती है, और व्यवस्था बदलने के बाद यह लगने लगता है कि अब नियमित रूप से आय का स्रोत होना चाहिए। तो अब क्या किया गया कि इसे नियमित रूप से फिक्स कर दिया गया। अगर कहा जाए तो यह व्यवस्था आपका, अगर हम यहाँ पर चर्चा करें तो पूरी तरीके से अगर इस व्यवस्था की चर्चा करें तो ये व्यवस्था एकदम फिक्स हो गई कि अब आपको कर देना ही देना है। ठीक है, ये उत्तर वैदिक काल में। तो ध्यान रहेगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि बलि जो था, बलि पूर्व वैदिक काल में जबरदस्ती वसूला नहीं जाता था, स्वेच्छा पर निर्भर था। और उत्तर वैदिक काल में यह स्वेच्छा पर निर्भर ना हो करके इसे नियमित कर दिया गया और सभी से निश्चित रूप से लिया जाने लगा। ठीक है। न्याय व्यवस्था में अगर बात करते हैं तो किसी भी प्रकार से बेहतर चीज़ें नहीं हो पाई हैं, काफ़ी चीज़ें डेवलप नहीं हो पाई थी अभी भी। तो याद रखिएगा, तो न्याय व्यवस्था बहुत ज़्यादा ना उत्तर वैदिक काल में व्यवस्थित रूप दिखाई देता है, ना पूर्व वैदिक काल में दिखाई देता है। अब उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक जीवन की अगर चर्चा किया जाए तो इस काल में लोहे का, जब धीरे धीरे अगर देखें तो 1000 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल का आरंभ होता है। इस काल में लोहे के माध्यम से विभिन्न परिवर्तनों का, लोहे का आविष्कार हो चुका था, लोहे से उपकरण बनाए जाने लगे थे। अब अगर उपकरण बनाए जाएंगे तो निश्चित रूप से कृषि प्रणाली विकसित हुई, और कृषि प्रणाली के विकसित होने से अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से आपका कृषि अधिशेष हुआ। अधिशेष से क्या तात्पर्य है, अधिशेष क्या मतलब है, ये आप ध्यान रखिएगा कि कृषि की जो उपज होती थी वह कृषि की उपज अत्यधिक होने लगी, यानी ज़्यादा मात्रा में होने लगी। जब अधिक होने लगी कृषि की उपज तो निश्चित रूप से है कि यहाँ पर अब अधिक होने के कारण युद्ध की भी संभावना प्रबल होने लगी। तो काफ़ी ज़्यादा विकास हो गया आगे चल करके। तो यहाँ पर देखें तो याद रखिएगा परिवर्तन हुआ इनमें। देखें पूर्व वैदिक काल के विभिन्न जन मिलकर जनपदों के रूप में विकसित होने लगे, यानी अब जो जन थे, जो कबीले थे, वो आपस में एक दूसरे से मिलने लगे और उन्हें नाम दिया गया जनपद। तो जन से ही जनपद बना है, ये ध्यान रखिएगा। तो पहले जन था जो आगे चल करके जनपद हुआ। बिल्कुल आप स्किप नहीं करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों। यह जो वीडियोज़ है पीडीएफ फाइल में ज़रूर है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, खास करके खंड शिक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, यूपी आरओ देने जा रहे हैं, या यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2020 देने जा रहे हैं, तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो फॉर दैट्स एग्ज़ाम। साथ में अगर बात करें यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है, उसमें भी आपका महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा, ये ध्यान रखना है। प्रश्न कम हो या ज़्यादा, मेरिट में चीज़ों को गिना जाता है, तो इसे बिल्कुल इग्नोर करने की का प्रयास नहीं करिएगा, आपके लिए बेनिफिट रहेगा, खास करके सिविल सेवा के विद्यार्थियों के लिए, या लोक सेवा आयोग के द्वारा या यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराने वाले विद्यार्थियों के लिए यह आवश्यक है। तो ध्यान रखेंगे। साथ में मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन ज़रूर क्लिक करिएगा। तो मैं बात कर रहा था कि इस समय जन से जनपद का विकास होने लगा, यानी भारत और पुरु मिलकर के कुरु का निर्माण करने लगे, कुरु जनपद बन गया। तुर्वस और कृवि मिलकर के पंचाल जनपद बन गया। तो इस प्रकार से जनपदों का विकास होने लगा अगर देखते हैं तो, ठीक है। साथ में आगे चल कर के देखें, अब उत्तर वैदिक काल की चर्चा हो रही है, ध्यान रखिएगा। इस काल में पहली बार राष्ट्र शब्द का उल्लेख मिलता है। देखिए पूर्व वैदिक काल में देखें तो जन था, कबीला था, ये सारी चीज़ें थी, लेकिन यह है कि यहाँ पर जनपद हुआ। जनपद से अगर देखते हैं तो राष्ट्र शब्द का भी उल्लेख दिखाई देने लगता है, यानी राष्ट्र शब्द का भी उल्लेख आपको दिखता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, संभवतः ऐसा कहा गया, इसका उल्लेख जनपद के लिए हुआ है कि राष्ट्र शब्द का जो उल्लेख यहाँ पर किया गया वो जनपद के लिए किया गया। राजा की स्थिति की अगर चर्चा किया जाए तो इस काल में विभिन्न परिवर्तन हुए और राजा का अधिकार बढ़ गया, क्योंकि विदत और जैसी ये संस्थाएं जो थी वो समाप्त तो हो गई, और यहाँ तक कि समिति और सभा जो कार्य कर रही थी उनके भी अधिकारों में कटौती की गई।
तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो राजा पूरी तरीके से अधिकार प्राप्त करने लगा, और साथ के साथ सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि राजा का जो पद है वो वंशानुगत हो गया। यानी अगर हम चर्चा करें तो मैंने सर्कल बनाया है, सर्कल को देखें कि वंशानुगत परंपरा जो है प्रचलन में आ गई। अब राजा का पद कैसा होने लगा, वंशानुगत होने लगा, ये भी आप ध्यान रखें। और यहाँ पर इस काल में अगर देखते हैं तो राजाओं के पद को विभिन्न नामों से सुशोभित किया जाने लगा, संबोधित किया जाने लगा। जैसे मध्य क्षेत्र में राजा कहा गया, प्राच्य या पूर्व में सम्राट कहा गया, पश्चिम में उसी को स्वराट कहा गया, उत्तर में विराट, दक्षिण में भोज, और चारों दिशाओं का जो राजा होता था वो एक राट कहलाता। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वनडे में भी ये पूछा गया है, तो याद रखिएगा वनडे के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करिएगा, नोट कर लीजिएगा या ध्यान रखिएगा। तो मध्य क्षेत्र में राजा, पूर्व में इसे सम्राट, पश्चिम में स्वराट, उत्तर में विराट, दक्षिण में भोज, और चारों दिशाओं का राजा एक राट के रूप में जाना गया। ठीक है, इसके साथ अगर बात करते हैं तो आगे चल कर के अगर चर्चा किया जाए तो जो मगध, आगे चल कर के मगध के नंदवंशी राजा महापद्मनंद, यानी मगध के नंद वंश के राजा थे महापद्मनंद, उन्होंने एक राट की उपाधि धारण की थी। यानी वो दिखाना चाह रहे थे, शो ऑफ करना चाह रहे थे कि उनका चारों दिशाओं में साम्राज्य फैला हुआ है। तो उन्होंने एक राट की उपाधि धारण की, किसने, महापद्मनंद ने। आगे बात करते हैं तो राजा के अधिकारों में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो गई, और वृद्धि के कारण समिति, सभा आदि संस्थाओं का महत्व कम हो गया। मैंने बताया कि विदत आदि का अस्तित्व समाप्त हो गया। प्रमुख अधिकारियों में उत्तर वैदिक काल में भागदूत था, जो बलि और कर को वसूलने वाला अधिकारी था। ठीक है, संग्रहित्र था, बलि या कर को संग्रह करने वाला अधिकारी था। ठीक है, इकट्ठा करने वाला अधिकारी था। तो भागदूत, संग्रहित, ये सारे महत्वपूर्ण अधिकारी हुए इस समय। सैन्य व्यवस्था की अगर चर्चा किया जाए तो अभी भी सेना का स्थायित्व रूप नहीं था, न्याय व्यवस्था विकसित नहीं हुई थी, कर व्यवस्था व्यवस्थित हो गई थी। बलि अब स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर न होकर के उसका स्थायी रूप आपके सामने आ गया था, यानी समाज में आ चुका था। अब पूर्व वैदिक समाज में अगर हम बात करें, पूर्व वैदिक काल में सामान्य परिचय की कुछ और चीज़ों की बात करें तो पूर्व वैदिक समाज का आधारभूत स्वरूप कबीला था। ठीक है, यहाँ पर समतावादी माना जाता है प्रधानता के कारण। यह सजातीयता पर आधारित था। समाज 3 वर्गों में बटा था, पुरोहित, सेनानी और जन सामान्य। वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। यहाँ वर्ण व्यवस्था का बहुत ज़्यादा उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक परिवार में ऐसे ही लोगों का उल्लेख मिलता है जो विभिन्न कार्यों से जुड़े हुए हैं, कि कोई वैद्य है, कोई आटा पीस रहा है, कोई चक्की चला रहा है, कोई सुनार है, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें मिलती हैं। कुल मिलाकर के यहाँ देखें तो जाति व्यवस्था भी जन्म नहीं ली थी। लेकिन जब आर्यों का यहाँ मूल निवास अगर देखा जाए तो ऐसा माना जाता है कि जब आर्यों का यहाँ के मूल निवासियों दास दस्युओं से संघर्ष हुआ तब वर्ण व्यवस्था का प्रयोग रंग के अर्थ में होने लगा। यानी वहाँ पर दास दस्यु जो डाकू थे या जो क्षेत्र थे उनसे यहाँ युद्ध हुआ जब आर्य आए। आर्य कहाँ से आए, इस पर काफ़ी ज़्यादा विवाद है। कोई अंटार्कटिका से मान रहा है, बालगंगाधर तिलक वगैरह, तो मैक्स मूलर मानते हैं यूरोप आदि क्षेत्रों से आए, तो कोई ये मानता है कि आपका तिब्बत आदि क्षेत्रों से आए। कोई, ये सारी चीज़ें हैं जो आपने पीछे देखी भी हैं। जस्ट यहाँ पर अगर बात किया जाए तो बाद में जब आर्यों का मूल निवास यहाँ पर वर्ण व्यवस्था पनप गई तो सबसे पहले ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में, कहाँ, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था के जातीय आधार होने की थोड़ा सा पुष्टि होती है, बात होती है। पहली बार शूद्र शब्द का उल्लेख हुआ यहाँ पर 10वें मंडल में। यहाँ पर देखिएगा तो ये भी ध्यान रखना है कि पहली बार शूद्र शब्द का अगर बात किया जाए तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लेख मिलता है। और पूर्व वैदिक काल के अंतिम चरण में जाति आधारित वर्ण व्यवस्था जो है विकसित होने लगी थी। याद रखिएगा, अभी व्यवस्थित रूप नहीं हुआ, परमानेंट इसका फिक्स नहीं हुआ, लेकिन यह व्यवस्था विकसित होने लगी थी पूर्व वैदिक काल का अंतिम चरण जब चल रहा था। ठीक है, दास प्रथा का भी प्रचलन इस समय समाज में हो रखा था। दास प्रथा प्रचलित थी। साथ में परिवार जो है समाज की सबसे छोटी इकाई मानी जाती थी और पितृसत्तात्मक सत्ता थी। ठीक है, संभवतः इस कारण समाज में पशुचारण काफ़ी ज़्यादा था। पशुओं को, गाय को ही अघन्या कहा जाता था। गाय ही धन का रूप था।
गायों के लिए ही युद्ध होता था, उसी से गोत्र का विकास हुआ है। ठीक है, तो संयुक्त परिवार का प्रचलन था, पिता प्रमुख माना जाता था समाज में या परिवार में। ठीक है, विवाह के दो रूप यहाँ पर दिखाई देते हैं, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में आप ये समझिए कि पुरुष जो है उच्च वर्ग का हो और कन्या निम्न वर्ग की हो, यानी जब पुरुष उच्च वर्ग का होगा तो उसे अनुलोम विवाह कहते हैं, जब पुरुष निम्न वर्ग का होगा तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। ठीक है, यानी पुरुष उच्च वर्ग का, कन्या निम्न वर्ग की, तो अनुलोम विवाह, और प्रतिलोम विवाह में पुरुष निम्न वर्ग का और कन्या उच्च वर्ग की होती थी। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो स्त्रियों की जो स्थिति थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। पूर्व वैदिक काल में स्त्रियों को उपनयन का, शिक्षा का अधिकार प्राप्त था, यहाँ तक कि विदथ जैसी सभाओं में, संस्थाओं में वह हिस्सा भी लेती थी, यानी राजकाज के कार्यों में भी हिस्सा लेने का अधिकार मिला हुआ था। इस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चित बहुत ज़्यादा महिलाएं हुई हैं जो पॉपुलर हुई हैं और वो विद्वान हुई हैं, जैसे विश्वारा, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई हैं। उत्तर वैदिक काल में भी काफ़ी महिलाएं चर्चित हुई हैं और विद्वान हुई हैं, जैसे गार्गी, मैत्री, कात्यायनी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा आप देखेंगे तो कमज़ोर हो गई थी। आगे मैं बताऊंगा, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थी, जबकि पूर्व वैदिक काल में देखते हैं तो विदत जैसी संस्थाओं में भाग ले रही हैं। फिर पुनः विवाह का उन्हें अधिकार प्राप्त है, नियोग प्रथा का अधिकार प्राप्त है, बहुपति विवाह भी प्रचलित है, यानी कई लोगों के साथ महिलाएं विवाह करने का भी अधिकार प्राप्त था, जो आगे चल कर के चीज़ें समाप्त होती हैं। बाल विवाह की अगर बात किया जाए तो यहाँ बाल विवाह का प्रचलन कह सकते हैं बहुत ज़्यादा नहीं था, क्योंकि रजस्वला से पूर्व उनका, यानी रजस्वला से क्या तात्पर्य है कि कुल मिलाकर के अगर बात किया जाए तो माहवारी जो महिलाओं की होती है, बालिगों की होती है, तो जब तक माहवारी उनकी स्टार्ट नहीं होती थी, शुरू नहीं होती थी, तब तक उनका विवाह नहीं किया जाता था। तो इसका मतलब है कि उस समय 14-15 साल से कम की उम्र के बालिकाओं का विवाह नहीं होता था। ठीक है, आज के समय में तो गर्ल्स की अगर बात किया जाए, लड़कियों की बात किया जाए, तो लड़कियों का जो रजस्वला का समय है, माहवारी का समय, वो अब 11-12 साल में ही स्टार्ट हो जाता है, जिसके पीछे सामाजिक बदलाव है। लेकिन उस समय अगर देखा जाए तो ऐसा माना जाता है, क्योंकि पहले 14-15 साल से पहले किसी भी प्रकार से रजस्वला नहीं हो पाता था, तो इसका मतलब बाल विवाह प्रचलित नहीं था, दहेज प्रथा प्रचलित नहीं थी, पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं थी, सती प्रथा, संपत्ति का अधिकार, ये सारी चीज़ें अगर बात करते हैं तो सब कुछ नहीं था। आभूषण में अगर बात किया जाए तो निष्क महत्वपूर्ण माना जाता था। इसका अर्थ होता था स्वर्ण का ढेर या आभूषण। निष्क का मतलब स्वर्ण का आभूषण या ढेर, ये सब कह सकते हैं। अयस, कांसा या तांबा के लिए प्रयोग अगर बात किया जाए तो ये अयस जो है कांसा या तांबा के लिए प्रयोग किया जाता था। अयस शब्द का, निष्क का मतलब याद रखिएगा स्वर्ण, अयस का मतलब कांसा या तांबा। याद रखिएगा चांदी और लोहे का उल्लेख अभी प्राप्त नहीं होता है पूर्व वैदिक काल में बहुत बेहतर तरीके से, वो पूर्व वैदिक काल के अंतिम समय में चीज़ें विकसित होती हैं। भोजन में अगर देखें तो शाकाहारी और मांसाहारी सारी चीज़ें थी, दूध, दही, घी आदि, मक्खन। मैंने बताया गाय को अघन्या कहा जाता था। चावल, मछली, नमक आदि का उल्लेख नहीं मिलता है। सूरा पेय की निंदा की गई, जबकि सोमपान की प्रशंसा की गई। वर्ड जरूर ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है खास करके सिविल के विद्यार्थियों के लिए और एग्ज़ाम के लिए, कि सूरा पेय की यहाँ पर आलोचना की गई है, जबकि सोमपान की प्रशंसा की गई है। तो ये ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। साथ में अगर बात करें तो मनोरंजन में पासा, नृत्य, संगीत, घुड़दौड़, रथ दौड़ आदि ये सब मनोरंजन के साधन होते थे। अब अगर उत्तर वैदिक कालीन समाज की बात किया जाए तो वर्ण व्यवस्था की अगर बात करें तो यहाँ पर वर्ण व्यवस्था की समाज, अब हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर वैदिक कालीन समाज की, याद रखिएगा ये अभी तक पूर्व वैदिक काल था। तो उत्तर वैदिक कालीन समाज में अगर वर्ण व्यवस्था की बात किया जाए तो यहाँ पर पूर्व वैदिक काल में, मेरी बात को सुनिएगा, वर्ण व्यवस्था की नींव पड़ चुकी थी। और अगर हम देखते हैं तो अभी बहुत ज़्यादा स्थापित नहीं हुआ था, लेकिन विभिन्न वर्णों में जाति निर्धारण होने लगा था, यानी कह सकते हैं जाति निर्धारित होने लगी थी। यहाँ तक कि अगर चर्चा किया जाए तो 1000 ईसा पूर्व में लोहे का जब आगमन हो गया, लोहे का विकास हो गया और कृषि अधिशेष यानी कृषि की उपज अधिक होने लगी, तो
यज्ञों में वृद्धि हो गई। यज्ञों में वृद्धि से ब्राह्मणों की स्थिति और सुदृढ़ हुई, क्योंकि उन्होंने दान लेना शुरू कर दिया, उन्होंने सारी चीज़ें गाय और कृषि के उपज का दान लेना शुरू कर दिया, तो वो मजबूत होते चले गए। और जस्ट इसके बाद ब्राह्मणों के बाद अगर बात करते हैं तो क्षत्रियों की स्थिति रही सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे वैश्य की स्थिति रही। तो इन सभी लोगों को अगर देखा जाए तो द्विज कहा जाता था, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों को द्विज कहा जाता था। और इन सभी को उपनयन संस्कार आदि का अधिकार प्राप्त था, यानी जो हमारे संस्कार 16 संस्कारों का उल्लेख है उसमें उपनयन आदि संस्कारों का इन्हें अधिकार प्राप्त था। लेकिन याद रखिएगा, शूद्र वर्ग को उपनयन का अधिकार बिल्कुल नहीं दिया गया है इस समय। और अगर हम चर्चा करते हैं तो शूद्र वर्ग जो था, इस का केवल एक कार्य था कि अन्य वर्गों की सेवा करना, अन्य वर्गों की सेवा करने का अधिकार उसे दिया गया था। बाकी कोई भी महत्वपूर्ण अधिकार इसको प्राप्त नहीं थे। गोत्र व्यवस्था की बात करें तो मैंने कहा था कि जब कृषि अधिशेष अभी आपको बताया कि प्राप्त होने लगा, तो गायों को इकट्ठा करने के साथ ही, गोधन को मानने के साथ ही अगर हम यहाँ पर देखें तो गोत्र व्यवस्था संचालित होने लगी थी। यानी गोत्र व्यवस्था का एक तरीके से कहा जाए तो विकास होने लगा। अब गोत्र में क्या व्यवस्था हुई कि गोत्र में सजातीय गोत्र का विवाह निषिद्ध हो गया, उसे मना कर दिया गया। ठीक है, एक ही गोत्र में विवाह नहीं होता था, एक गोत्र की का पुरुष दूसरे गोत्र से की कन्या से विवाह करता था। आश्रम व्यवस्था की बात किया जाए तो यहाँ पर ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ यानी वानप्रस्थ 3 आश्रम व्यवस्था का उल्लेख दिखाई देता है। संन्यास की चर्चा अभी ज़्यादा नहीं हुई है। ठीक है, और गृहस्थ आश्रम को सबसे ज़्यादा बेहतर माना गया, क्योंकि ऐसा कहा गया कि इसके द्वारा ऋषि ऋण यानी वेद अध्ययन से पूरा हो जाता है, पिता का ऋण जो है पुत्र जन्म से पूरा हो जाता है, देव ऋण यज्ञ आदि कर्मों से पूरा हो जाता है। तो इन 3 ऋणों से मुक्ति का गृहस्थ आश्रम ही उपाय माना गया। ठीक है, साथ में अगर बात करें तो गृहस्थ आश्रम में ही पुरुषार्थ के तीनों तत्व धर्म, अर्थ, काम का ज्ञान हो जाता है। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, ज्ञान का। और पुरुषार्थ के 4 तत्वों की अगर बात किया जाए तो वर्तमान में 4 तत्व, या उस समय उत्तर वैदिक काल में 4 तत्व माने गए कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है, स्त्रियों की स्थिति में उत्तर वैदिक काल में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई। उपनयन, वेदाध्ययन का अधिकार बंद कर दिया गया। ठीक है, विदथ समाप्त हो गया। पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसी जो उस समय की कुप्रथाएं थी वो संचालित होने लगी। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनकी शुरुआत कब हुई, तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, उत्तर वैदिक काल में शुरुआत हुई। पूर्व वैदिक काल में ऐसी कोई भी शुरुआत नहीं हुई थी। बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। स्त्री की स्थिति में अगर चर्चा किया जाए तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि ऐतरेय ब्राह्मण जो ग्रंथ है उसमें कहा गया है कि पुत्री जो है वो सभी दुखों का कारण है। पुत्री को सभी दुखों का कारण माना गया है ऐतरेय ब्राह्मण में। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि ऐतरेय ब्राह्मण की बात किया जाए तो पुत्री को सभी दुखों का कारण बताया गया। साथ में अगर बात करते हैं तो बृहदारण्यक उपनिषद में भी ऐसी ही कुछ चर्चा है। मैत्रेयी संहिता में तो स्त्री की तुलना सूरा तथा अगर बात किया जाए तो पूरी तरीके से पासा से की गई, यानी जुए से जो आपका गैम्बलिंग होता है उससे किया गया है। साथ में आपके सूरा का मतलब होता है कि वाइन से तुलना किया गया है कि ये बुराइयों की जड़ है स्त्री, ऐसा माना गया है। किसमें? तो ध्यान रखिएगा कि ऐसा मैत्रेयी संहिता कहता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी आप सभी लोगों को भूलना नहीं है कि मैत्रेयी संहिता का ही यह तर्क है। तो मैत्रेयी संहिता में स्त्री की बुराई है, ऐतरेय ब्राह्मण में स्त्री की बुराई है। कुल मिलाकर के उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की बुराई की जाने लगी, उनका एक तरीके से उन्हें निम्न स्थान प्राप्त हो गया। पशुपालन में गाय को ही महत्व दिया गया, लेकिन अगर देखा जाए तो घोड़े का उल्लेख थोड़ा सा मिल जाता है, लेकिन हाथी और बाघ आदि का उल्लेख बिल्कुल भी नहीं मिलता है, यह ध्यान रखिएगा। कृषि में अनाज में अगर बात करें तो यौ की यानी जौ की उपज का सबसे अधिक उल्लेख है। पहली बार उपजाया जाने वाला अन्न जौ ही माना जाता है, यौ ही माना जाता है, तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे बिल्कुल। साथ में उद्योग की अगर चर्चा किया जाए तो बढ़ई, गिरी, रथ आदि बनाने के कारण बहुत काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। साथ इसके अलावा अगर देखते हैं तो जो पणी होते थे उन्हें गाय चुराने का उल्लेख था, विदेश व्यापार का उल्लेख नहीं है। तो इसके बाद अगर उत्तर वैदिक का आर्थिक जीवन की बात किया जाए तो सबसे प्रमुख व्यवसाय कृषि था, क्योंकि लोहे का आविष्कार हो चुका था।
तो श्याम अयस या कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग मिलता है लोहे के लिए, याद रखिएगा। अब पीछे अयस था केवल जो कांसा और तांबा के लिए प्रयोग होता था, यहाँ पर श्याम अयस या कृष्ण अयस का प्रयोग मिल रहा है। तो ध्यान रखेंगे कि श्याम अयस या कृष्ण अयस के अगर प्रयोग की चर्चा किया जाए तो उसका उल्लेख आपके लोहे के लिए होने लगा है। ठीक है, हाथी आदि पालने की शुरुआत हो चुकी थी, कुंभकारी का विकास हो चुका था। ठीक है, वस्तु विनिमय पद्धति प्रचलित हो चुकी थी। ठीक है, कि अभी भी सिक्कों का प्रचलन नहीं था, यानी बार्टर इकोनॉमी की व्यवस्था संचालित थी। बार्टर इकोनॉमी क्या होती कि जब हम एक वस्तु दे करके दूसरी वस्तु लेते हैं, जैसे कि सामान्य रूप में बात किया जाए कि चने की दाल दे करके मैंने अरहर की दाल ली, या अरहर की दाल दे करके मैंने मसाला खरीदा या हल्दी खरीदी या सब्जी खरीदा, तो केवल वस्तु देकर के एक मापक बना दिया गया रहा होगा, उस मापक के आधार पर चीज़ों की अदला बदली की जाती थी। इसे हम इकोनॉमिक्स में बार्टर इकोनॉमी की व्यवस्था कहते हैं, जो धीरे धीरे मुद्रा में परिणत हो गई, बदल गई, लेकिन अभी मुद्रा का संचालन उत्तर वैदिक काल में नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। इसके बाद अगर देखा जाए तो उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में कुछ नगरों का भी विकास दिखाई देता है। अगर बात करते हैं तो कुछ शहर विकसित होने लगे थे, जैसे हस्तिनापुर की अगर हम चर्चा कर ले, कौशाम्बी आदि का उल्लेख मिलता है। तो हस्तिनापुर हो गया, कौशाम्बी हो गया, इन सब का उल्लेख सबसे शुरुआत में ही दिखाई देता है, उत्तर वैदिक काल के अंतिम समय में दिखाई देता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि हस्तिनापुर और कौशाम्बी आदि का उल्लेख आपको दिखाई देता है। अब पूर्व वैदिक में धर्म की व्यवस्था की जाए तो यहाँ पर पूर्व वैदिक काल में देवताओं की उपासना का तरीका स्तुति या यज्ञ बलि पर आधारित था, यानी यहाँ पर यज्ञ बलि या देवताओं के स्तुति की उपासना की जाती थी। इस काल के प्रमुख देवता विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। निश्चित रूप से आप देखिए कि ये परंपरा उत्तर वैदिक काल से ही चल रही है कि हम प्रकृति की पूजा कर रहे हैं। आज भी हमारे यहाँ देखते हैं, अगर हिंदू धर्म की हम बात करें तो यहाँ पर हमें प्रकृति की पूजा, हम चंद्रमा की पूजा कहते हैं। यहाँ तक कि मुस्लिम धर्म में भी आप देखें तो चांद की पूजा की जाती है, ईद का चांद निकलता है। और अगर देखते हैं तो सामान्य रूप में हम सूर्य की उपासना करते हैं, सूर्य उपासना करते हैं, पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, तुलसी आदि पौधे की पूजा करते हैं, पीपल का वृक्ष, बरगद का वृक्ष। ठीक है, इन सारी चीज़ों की हम पूजा करते हैं, नदियों की, पर्वतों की पूजा करते हैं। तो ये प्रकृति की उपासना जो है ये आपके उत्तर वैदिक काल से ही संचालित थी, प्रचलन में आ चुकी थी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इंद्र जो थे ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता थे। इंद्र को सबसे महत्वपूर्ण स्थान या दर्जा दिया गया था। उसके पीछे कारण क्या है कि उत्तर वैदिक काल, अगर ऋग्वैदिक काल में बात करें तो इन्हें वर्षा का या बादल का देवता माना जाता था, यानी इंद्र जो है वर्षा या बादल के देवता थे। इन्हें युद्ध का नेता और किला तोड़ने वाला यानी पुरंदर आदि भी सुशोभित किया जाता, यानी बादल के देवता, वर्षा आदि के। अब निश्चित सी बात है, जब कृषि प्रणाली विकसित हो रही है, अन्य सारी चीज़ें हैं, हमें जल की आवश्यकता है, तो वर्षा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इंद्र को वर्षा का कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। इंद्र को वर्षा का देवता या बादल का देवता कहा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये ध्यान रखिएगा इंद्र को देवताओं वाले। साथ में अब यहाँ पर आगे देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में प्रजापति जो है प्रमुख देवता हो जाते हैं, उसकी चर्चा आगे करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिएगा कि इंद्र प्रमुख देवता थे। इसके बाद अगर चर्चा करते हैं तो अग्नि जो है सेकंड नंबर पर अग्नि की उपासना की जाती थी, अग्नि को प्रमुख देवता माना जाता था। तो ये भी आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि अगर हम अग्नि की चर्चा करते हैं तो अग्नि की चर्चा में अगर किया जाए तो अग्नि को प्रमुख देवता माना जाता था। अग्नि को मनुष्य एवं प्रकृति के बीच यानी देवताओं के मध्य एक साधन के रूप में देखा गया, यानी मीडिएटर एक तरीके से कह सकते हैं, माध्यम माना गया कि मनुष्य और देवताओं के बीच अगर कोई मध्यस्थ का कार्य कर सकता है तो वो अग्नि ही है। अग्नि को मध्यस्थ के रूप में यहाँ पर देखा गया है। वरुण की अगर बात करते हैं तो वरुण देवता जो जल या समुद्र का देवता कहा गया है। तो ये सारी चीज़ें एकदम लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, दिमाग बिठा लीजिएगा कि वरुण को समुद्र का देवता कहा गया। इंद्र याद रखिएगा वर्षा के देवता है, वरुण समुद्र के देवता है, अग्नि मध्यस्थ हैं मनुष्य और देवता के बीच में। साथ में मित्र को उगता हुआ सूर्य,
सविता का अगर बात करें तो सविता देवता, चमकता हुआ सूर्य जो है उन्हें सविता कहा। और ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये जो गायत्री मंत्र है, इस गायत्री मंत्र को अगर कहा जाए तो ऐसा माना जाता है कि ये सविता को ही समर्पित है, यानी चमकते हुए सूर्य देवता को ही यह समर्पित है गायत्री मंत्र। मरुत को आंधी का देवता, अश्विन को चिकित्सा का देवता, ठीक है, पूषण को वनस्पति या औषधि का देवता। आप देखिए क्योंकि उस समय आयुर्वेद प्रचलित था, इसलिए मरुत, पूषण जो है वनस्पति के देवता हो गए, ये सब था। देवियों में उषा का उल्लेख था, इन्हें सुबह, प्रभात या सुबह की देवी कहा जाता था, उषा, ठीक है। अब अगर हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो उत्तर वैदिक काल में अगर देखें तो प्रजापति महत्वपूर्ण देवता हो गए। यहाँ पर देखिए मेरा सर्कल देखिएगा तो प्रजापति महत्वपूर्ण देवता हो गए। इन्हें सृजन का देवता माना गया, यानी निर्माण करने वाला, यानी सृजित करने वाला, जन्म देने वाला। तो प्रजापति उत्तर वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता रहे, याद रखिएगा। अब पूर्व वैदिक काल में इंद्र सबसे प्रमुख देवता रहे। तो ये सृजन के देवता हुए प्रजापति, और इंद्र वर्षा के देवता हुए, याद रखिएगा। विष्णु पालन पोषण करने वाले देवता माने गए। रुद्र, इन्हें पशुओं का देवता माना गया, ठीक है। पूर्व वैदिक काल में जो रुद्र थे ये पूषण, वनस्पति एवं औषधि के साथ ही पशुओं के देवता भी माने जाते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए। कौन? अगर पूषण की बात किया जाए, पूषण जो पहले वनस्पति के देवता थे, वो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। साथ में वरुण को जल देवता कहा जाने लगा। अब यज्ञों का भी प्रचलन हुआ, यज्ञों का महत्व बढ़ गया क्योंकि कृषि अधिशेष बढ़ चुका था। तो सौत्रमणि यज्ञ होता था, जो किस लिए होता था? पशु एवं सुरा की आहुति दी जाती थी। इसमें अगर हम चर्चा करते हैं तो राजसूय यज्ञ होता था। अब राजसूय यज्ञ से क्या तात्पर्य है? यह राजकीय प्रतिष्ठा के लिए किया जाने वाला यज्ञ था। तो ये भी याद रखेंगे हम आप कि अगर हम बात करते हैं राजसूय यज्ञ की, तो राजसूय यज्ञ जो है राजकीय प्रतिष्ठा के लिए किया जाने वाला यज्ञ था। अश्वमेध यज्ञ की बात करें तो यह राज्य विस्तार से संबंधित था। वाजपेयी यज्ञ की बात करें तो यह राजकीय शक्ति प्रदर्शन से संबंधित था। तो महत्वपूर्ण है आपके चारों यज्ञ, याद रखिएगा। तो 4 यज्ञ थे, खास करके सौत्रमणि यज्ञ जो पशु एवं सुरा की आहुति दी जाती थी। राजसूय यज्ञ की बात करें तो राजकीय प्रतिष्ठा के लिए किया जाने वाला यज्ञ था। अश्वमेध यज्ञ की बात करें तो यह राज्य विस्तार से संबंधित था। वाजपेयी यज्ञ की बात करें तो यह राजकीय शक्ति प्रदर्शन से संबंधित था, जिसमें रथ दौड़ आदि का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। साथ में दर्शन की बात करें तो पहली बार उत्तर वैदिक काल में ही पुनर्जन्म का सिद्धांत होता है। बिल्कुल याद रखिएगा, पुनर्जन्म के सिद्धांत या पुनर्जन्म की चर्चा उत्तर वैदिक काल में सबसे पहली बार दिखाई देती है, ठीक है। यहाँ पर इसी को भारतीय दर्शन कहा जाए। मुंडक उपनिषद की अगर चर्चा किया जाए तो उसमें यज्ञ की आलोचना की गई और टूटी फूटी नौका से इसकी तुलना की गई। टूटी फूटी नौका से यज्ञ की तुलना की गई, किसमें? मुंडक उपनिषद में, याद रखिएगा। और उत्तर वैदिक काल में ब्रह्म एवं आत्मा संबंधित अद्वैतवादी दार्शनिक विचारों का भी विकास प्रारंभ हुआ। निश्चित सी बात है कि जब अब भोजन की आवश्यकता पूरी हो गई, कृषि अधिशेष हो गया, सारी चीज़ें विकसित होने लगी, लोहे का आविष्कार हो चुका था, लोहा विकसित हो चुका था, लोहे से औजार बनाए जाने लगे थे, तो लोगों ने अब विचार करना शुरू किया, यानी वो अपने आप को एक तरीके से कहा जाए तो अपने जीवन को, अपने सोचने समझने की क्षमता को विकसित करने लगे, यानी स्थायित्व जीवन का विकास होने लगा। जब स्थायी जीवन का विकास होने लगा तो निश्चित सी बात है कि वो भविष्य में कार्य करने लगे, उनके विचार और सोचने समझने की क्षमता का भी विकास हुआ। तो इस प्रकार से ये उत्तर वैदिक काल से संबंधित और आपके पूर्व वैदिक काल से संबंधित, कुल मिलाकर के वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य रहे, महत्वपूर्ण बातें रहीं जो आपको ध्यान रखना है। इसके साथ मैं सुधाकर सिंह अपने इस चैनल से विदा लेता हूं। आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लग रही तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। स्वयं भी वीडियो देखें, अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करिए। ये आपसे अनुरोध है जिससे आपके लिए बेहतर चीज़ें मैं लेकर के हमेशा आता रहूं। तो चलिए, हैव अ गुड डे, गुड लक। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए सिरे से। हैव अ गुड डे।